नमस्ते दोस्तों, आपका आपके अपने चैनल वेद ज्ञान धर्म स्टोरीज पर स्वागत करती हूँ। आज की कहानी का नाम है सक्की सास। एक समय की बात है, एक गांव में एक आदमी अपनी पत्नी और दो बेटियों के साथ रहता था। उसका नाम धर्मवीर था। उसकी बड़ी बेटी का नाम सुमन था और छोटी बेटी का नाम मुन्नी था। उसकी एक छोटी सी खेत थी। उसी खेत में वह अनाज उगाता था और अपना और अपने पूरे परिवार का गुजर बसर कर रहा था। उसकी बेटियां बड़ी हो गई थी। अब उसे अपनी बेटियों की शादी की चिंता हो रही थी। उसने अपनी बेटियों की शादी के लिए कुछ धन इकट्ठा कर रखा था। उसकी पत्नी बोली, आज के ज़माने में इतने से धन से क्या होगा? इतना धन तो दहेज में ही निकल जाएगा। उसके बाद और भी तो खर्चे हैं। उसने कहा, अरे भाग्यवान, इतनी चिंता क्यों करती हो? जिसने हमें दो बेटियां दी हैं वही पार लगाएंगे। भगवान पर भरोसा रखो। उसे अपने भगवान भोलेनाथ पर पूरा भरोसा था। उसने अपने रिश्तेदारों से कह रखा था कि मेरी बेटी के लिए कोई अच्छा रिश्ता मिले तो बताना। कुछ दिनों के बाद ही धर्मवीर के रिश्तेदारों ने एक अच्छा रिश्ता बताया। वह लोग थोड़े अमीर थे। धर्मवीर सोच रहा था कि किसी ने कहा था कि रिश्ता अपने बराबरी में करनी चाहिए, पर कोई भी माँ बाप यही चाहते हैं ना कि उनकी बेटी अच्छे घर में जाए, सुख सुविधा से रहे। यही सोचकर उसने बात आगे बढ़ाई। लड़के की माँ का कहना था कि लड़की अमीर घर की हो या गरीब घर की, बस हमें लड़की अच्छी, सुंदर और गुणवान चाहिए। और कौन सा हमें लड़की के घर जाकर रहना है? आखिर लड़की को तो हमारे ही घर आकर रहना है ना। धर्मवीर की दोनों बेटियां अच्छी, गुणी और संस्कारी थी। उनकी माँ ने उन्हें अच्छी शिक्षा देकर उनका पालन पोषण किया था। उनकी माँ उन्हें हमेशा समझाती कि तुम दोनों के अलावा हमारा और कोई नहीं है। हमेशा इज्जत से रहना, हमारी नाक कभी कटने मत देना और दूसरों के धन को कभी अपना मत समझना। जितना जिसके नसीब में रहता है उसको उतना ही मिलता है, उससे न ज़्यादा और ना ही कम। और इतना याद रखना कि एक लड़की की डोली उसके मायके से निकलती है, पर अर्थी ससुराल से ही निकलती है। कुछ ही दिनों में धर्मवीर की बड़ी बेटी की शादी थी। वह बैंक से लोन लेकर और उसने जो धन इकट्ठा कर रखा था उसको मिलाकर अपनी बेटी की शादी की तैयारी कर रहा था। उसने सोचा, अपनी बेटी की बड़े घर में शादी कर रहा हूँ तो अपनी क्षमता के अनुसार और उनके बड़प्पन का ख्याल रखते हुए अच्छे से शादी करूँगा। अपनी बेटी को ससुराल में ताने सुनने ना पड़े। कुछ ही दिनों में धर्मवीर की बेटी की शादी हो गई। उसकी बेटी अपने ससुराल चली गई। उसने घर का थोड़ा सामान और अपनी क्षमता के अनुसार थोड़ा दहेज भी दिया था। उधर ससुराल में आस पड़ोस की औरतें नई बहू को देखने आईं। सभी ने बहू की बहुत तारीफ की। बहू बहुत सुंदर है। सभी औरतें कह रही थीं, उम्र भी ज़्यादा नहीं है, अभी तो बच्ची है आपकी बहू। सुमन की सास ने तपाक से बोला, 20 साल की है और फ्री में लाई हूँ। इसके माँ बाप ने इसको कुछ दिया नहीं है, बस 5 साड़ियों के साथ विदा कर दिया अपनी बेटी को। पड़ोसी कहने लगी, आया तो है कुछ सामान लड़की के साथ। उसकी सास बोली, मेरा बेटा सरकारी नौकरी करने वाला है, उसकी औकात इतनी ही है क्या? पड़ोसी बोली, कोई बात नहीं, बहू तो बहुत अच्छी मिली है तुमको, खुश रहो, सबको सब कुछ नहीं मिलता। उसकी सास ने मुंह बिचका दिया। शादी के कुछ दिन बीत जाने पर सुमन की मां ने अपने पति से कहा कि अब सुमन को देखने का मन कर रहा है, आप उसके घर जाइए, देख भी लीजिएगा कि सुमन अपने ससुराल में ठीक से तो है ना। और उसकी सास से बात कर लीजिएगा कि कुछ दिन के लिए सुमन को उसके मायके भेज दे दामाद जी के साथ। धर्मवीर ने कहा, ठीक है, कल ही चला जाऊंगा। धर्मवीर ने कुछ मिठाइयाँ और फल खरीदे और सुमन के ससुराल पहुंच गया। पहले तो धर्मवीर का सबने अच्छे से स्वागत किया, नाश्ता पानी करवाया, बातचीत की, फिर सुमन से मिलवाया। सुमन अपने पापा से मिलकर बहुत खुश हुई। फिर धर्मवीर ने जब सुमन की सास से कहा कि आप कुछ दिनों के लिए सुमन और दामाद जी को हमारे घर भेज दीजिए, सुमन की मम्मी और बहन भी सुमन से मिलना चाहते हैं, तो सुमन की सास ने कहा, अभी हम सुमन को नहीं भेजेंगे। अभी तो सुमन अच्छे से घर का काम भी नहीं सीखी है और कोई काम ढंग से नहीं करती, ना अच्छे से साफ सफाई रखती है, ना अच्छा खाना पका पाती है। खूब सारी शिकायतें करने लगी सुमन के बारे में। तो धर्मवीर ने कहा, माफ़ कर दीजिएगा, बच्ची है, पर अपने मायके में तो सुमन ही सारे घर का काम संभालती थी। सुमन की सास बोली, रहने दीजिए, आपके घर और हमारे घर में बहुत अंतर है। धर्मवीर ने कहा, अभी तो कुछ ही दिन हुए हैं शादी को, सब काम सीख जाएगी सुमन। सुमन के पापा ने सुमन को समझाया कि अच्छे से रहना, ससुराल में सबका ख्याल रखना, कहकर अपने घर चले गए।
इधर सुमन की सास सुमन के मायके वालों से सुमन का रिश्ता तोड़ना चाहती थी। वह नहीं चाहती थी कि सुमन के मायके से कोई यहाँ आए या फिर सुमन अपने मायके जाए। जब से सुमन ससुराल गई थी तब से कुछ न कुछ सुमन के मायके वालों के बारे में बुराइयां करती रहती थी और अब कह रही थी कि देखो तो तुम्हारे मम्मी पापा तुमसे प्यार नहीं करते, शादी कर दी, अब तुम उनके लिए पराई हो गई हो। देखो तो इतने थोड़े से फल और मिठाइयाँ लेकर चले आए। सुमन की सास कोई कसर नहीं छोड़ती थी सुमन को भड़काने की। सुमन पर इन सब बातों का कोई असर नहीं होता था। वो अपने मायके को अच्छे से जानती थी पर वह अपनी सास से कुछ नहीं बोलती थी। सुमन की सास हर वह कोशिश करती रहती थी जिससे सुमन जितना हो सके अपने मायके वालों से दूर रहे और मायके वालों से दूरी बना ले। सुमन की सास का सुमन के ससुराल में दबदबा था। सब लोग सुमन की सास की बात मानते थे, या यूँ कहें तो सुमन की सास ने अपने पूरे परिवार को अपनी मुट्ठी में करके रखा था। सुमन की सास ना कहे तो एक पत्ता भी नहीं हिल सकता था घर से। सुमन की सास ने अपने बेटे को पहले ही समझा रखा था कि इस घर की बड़ी मैं हूँ, अगर किसी को कुछ चाहिए तो मुझसे कहे, सुमन को भी कुछ चाहिए तो तुम कुछ मत देना, अगर कुछ देना होगा तो मैं दूंगी, तुम नहीं। और सुमन को फ़ोन मत देना, नहीं तो मायके बात करते-करते और पता नहीं कहाँ-कहाँ फ़ोन करने लगेगी। सुमन का पति सुमन को समझ गया था सुमन एक अच्छी लड़की है, पर वह अपनी माँ से कुछ नहीं बोल सकता था। एक दिन सुमन ने अपने पति से कहा, आपका फ़ोन दीजिए, मैं अपने मायके बात करना चाहती हूँ। तो उसके पति ने कहा, तुमको जो कुछ भी चाहिए माँ से मांग लो। उसने फ़ोन नहीं दिया। फिर सुमन ने अपनी सास से जाकर कहा कि माँ जी, मुझे अपनी मम्मी की बहुत याद आ रही है, बहुत दिन भी हो गए हैं उनसे बात नहीं हुई, आप अपना फ़ोन दीजिए तो मैं अपने मायके बात कर लूँ। तो सुमन की सास ने पहले तो खूब खरी खोटी सुनाई, कहा कि बाहरी कह रही है कि मुझे मेरी मम्मी की याद आ रही है, तो वही तुम्हारी मम्मी है क्या? तो हम क्या पराए हैं? अब हम तुम्हारे अपने हैं और वह पराए हैं। जितना जल्दी हो सके इस बात को मान लो और इस घर को अपना बना लो, वरना जिस तरह से तुम्हें इस घर में लेकर आए थे उसी तरह से छोड़ भी आएंगे, समझी? सुमन हकी-बकी रह गई। वह मन ही मन सोच रही थी कि उसने आखिर ऐसा कहीं क्या दिया था कि उसे इतना कुछ सुनने को मिल गया। वह बहुत दुखी हुई, उसका रो-रो के हालत खराब हो गया था। वह सोच रही थी कि उसके माँ-बाप ने कभी उससे ज़ोर से आवाज़ से बात भी नहीं की थी और आज उसे इतना कुछ सुनना पड़ रहा था। वह रो रही थी तभी उसका पति आया। उसको रोता हुआ देखकर उसने उसे चुप कराया और उसने उसको समझाया। उसने कहा, तुम्हें खुद को मजबूत बनाना होगा, क्योंकि माँ के ऊपर तो हम भी कुछ नहीं बोल सकते हैं। माँ जैसा कहती है वैसा ही करो तो सब कुछ ठीक रहेगा। सुमन के मायके से उसके मम्मी पापा फ़ोन करते तो सुमन की सास ही बात करती थी और सुमन से बात नहीं करवाती थी और बहाने बनाती थी कि सुमन तो सो रही है या कुछ काम कर रही है। खुद बात करके फ़ोन रख देती थी और सुमन को भड़काती थी कि एक तो तुम्हारे मायके वाले फ़ोन करके जानने की भी कोशिश नहीं करते कि सुमन कैसी है, और कभी-कभी फ़ोन भी कर लेते हैं तो बस हाल-चाल पूछकर फ़ोन रख देते हैं। कहते भी नहीं हैं कि सुमन से बात कराओ, और तुम हो कि मायके-मायके करती रहती हो। तुम्हारे मायके वालों ने आखिर दिया ही क्या है तुम्हें? देखा, तुम हमारे घर में आकर कितनी निखर गई हो। तुमको यहाँ कितनी सुख-सुविधा है, किसी भी चीज़ की कमी नहीं है। भूल जाओ उन्हें। सुमन की सास सुमन के मन में सुमन के मायके वालों के खिलाफ जहर भर देना चाहती थी, पर सुमन एक समझदार लड़की थी। वह कुछ कहती तो उसकी सास को बुरा लग जाता, इसलिए वो कुछ नहीं कहती थी। वह मन ही मन सोचती कि मेरे मायके वाले कैसे हैं मुझे बहुत अच्छे से पता है। अभी शादी के 2 महीने ही हुए थे और सुमन की सास कहती कि जल्दी से बच्चा कर लो, बस मुझे एक बच्चा दे दो, उसके बाद तुम लोग घूमो फिरो कुछ भी करो, पर मुझे एक बच्चा दे दो। शादी के 6 महीने बाद सुमन के मायके वालों ने बहुत आग्रह किया तो सुमन की सास ने मायके जाने के लिए मान गई।
पर वह बोली कि बस 2 दिन में ही वापस आ जाना है। सुमन की सास बोली, सामान पैकिंग करके सामान को हॉल में रख दो, सुबह 5 बजे निकलना है। सुमन ने ऐसा ही किया। रात में सुमन की सास ने सुमन का सारा सामान चेक किया। वह सोच रही थी कि यहाँ का कुछ सामान अपने मायके ना देके आ जाए, गरीब घर की है ना। पर सुमन के सामान में कुछ नहीं मिला। सुमन की सास के दिमाग में शक बैठ गया था कि गरीब घर की बेटी है तो ससुराल में चोरी करके अपने मायके में दे देगी। उसने तो सुमन के हैंड पर्स भी चेक किया। 2 दिन के बाद ही ना चाहते हुए भी सुमन को वापस आना पड़ा। अब तो कुछ भी बात पर सुमन की सास अपने बेटे को भी कोसने लगी थी। जब से ससुराल से घूम के आया है बदल गया है, पता नहीं क्या पट्टी पढ़ा दी इसके ससुराल वालों ने। अब तो सुमन की सास अपने बेटे को भी ताने मारने लगी थी कि अपने ससुराल में पैसे भेजता होगा। खूब खर्च करके आया है अपनी सास और अपनी साली पर। अब सुमन का पति भी सब समझ गया था कि माँ भी झूठ बोलती हैं। मैं तो ऐसा कुछ करता भी नहीं हूँ। उसने अपनी माँ को समझाने की कोशिश की कि माँ मैं ऐसा क्यों करूँगा, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। पर उसकी माँ नहीं मानी। एक दिन सुमन की सास दवाइयाँ खरीद के घर वापस आ रही थी कि उसका 50 का नोट आंगन में ही गिर गया और उसको पता भी नहीं चला। थोड़ी देर बाद उसकी सास पैसे ढूंढने लगी। मेरे पैसे कहाँ गए, मैंने यहीं रखा था दवाइयों के साथ, कहाँ गए। सुमन ने कहा, माँ जी पैसे कहाँ जाएंगे, यहीं होंगे, मिल जाएंगे, मैं ढूंढ देती हूँ। सुमन ने बहुत ढूंढा पर पैसे नहीं मिले। सुमन की सास ने बोला, तुमने ही लिया होगा, देख तुम्हें पैसे की ज़रूरत है तो मुझसे मांग ले, चुराती क्यों है। सुमन ने कहा, माँ जी मैंने पैसे नहीं लिया। तो उसकी सास ने कहा, तो पैसे कहाँ गए, पैसों के पड़ लग गए हैं क्या। आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ हमारे घर में। सुमन सफाई देती रह गई। उसकी सास नहीं मानी। सुमन ने सास के सामने कसम भी खाई क्योंकि उसके पास और कोई तरीका नहीं था अपनी सच्चाई साबित करने का। उसकी सास ने फिर भी नहीं मानी, उसे चोर चोर कहती रही। सुमन भगवान से प्रार्थना करने लगी कि हे भगवान, मैंने कौन से ऐसे पाप किए हैं जिसकी सज़ा मुझे मिल रही है। जो चोरी मैंने की ही नहीं फिर भी उसकी सज़ा मुझे मिल रही है। हे भगवान, उनका पैसा कहीं भी हो उनको मिल जाए। ऐसा प्रार्थना करने लगी सुमन। अगले दिन सुमन आंगन में झाड़ू लगा रही थी तो उसे वह रुपए मिला। वह बहुत खुश हुई। वह दौड़कर अपनी सास को रुपए देने लगी तो तपाक से सास ने पैसे ले लिया और फिर भी सुमन को सुनाने लगी, कल मैंने तुमको इतना बुरा भला सुनाई थी ना, इसलिए तुमने चुराए हुए पैसे मुझे वापस करने चली आई हो और कह रही हो कि आंगन में गिरे थे। अगर घर में से कुछ भी सामान गुम हो जाता था और थोड़ी देर के लिए नहीं भी मिलता था तो तपाक से सुमन के ऊपर इल्ज़ाम लगाने लगती थी, इसी ने चुराए होंगे। और अगर गुम हुआ सामान बाद में मिल भी जाता था तो भी सुमन को नहीं बताती थी कि वह सामान मिल गया है, सुमन को ही दोष देती थी। सुमन की सास के दिमाग में यह बैठ गया था कि गरीब घर की है तो सामान और पैसा चुरा चुरा के इकट्ठा करके रखेगी और अपने मायके भेजेगी। पर सुमन ने ऐसा कभी भी कुछ भी नहीं किया था। जब भी घर में कुछ ऐसा होता तो सुमन डर जाती थी। वो सोचती थी कि पता नहीं यह मांझी के दिमाग का भरम है या यह जानबूझ के मुझे दोष देती है, भगवान जाने। पर इन सब चीज़ों से सुमन को बहुत दुख होता था। एक दिन सुमन के ससुर ने सुमन की सास को 50,000 रुपये रखने के लिए दिया था, पर सुमन की सास अपनी बहन से बात करने में भूल गई और पैसों को सोफा पर ही रख के सो गई। अगले दिन सुमन के ससुर ने वह पैसे उठाए और बैंक में जमा करने के लिए चले गए। फिर सुमन की सास उठी और वह पैसे ढूंढने लगी। उसको वह पैसे नहीं मिले तो सुमन पर इल्ज़ाम लगाने लगी कि इसी ने पैसे चुराए हैं। सुमन रोती गिड़गिड़ाते रह गई, बोली मैंने पैसे नहीं लिए हैं। पर उसकी सास ने नहीं मानी। सुमन को गालियाँ देने लगी, बुरा भला बोलने लगी कि गरीब घर की बेटी है, चोरी करती है। आंगन में आकर चिल्लाने लगी। आस पड़ोस के लोग भी सब देखने लगे। फिर उसके ससुर आए और उन्होंने बताया कि वह पैसे मैंने बैंक में जमा कर दिए हैं। यह सब सुमन का पति देख रहा था। उसको यह सब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। उसने बोला, माँ आपने पहले सबसे पूछ लिया होता फिर हंगामा किया होता। जब से मेरी शादी हुई है तब से आपने सुमन पर बहुत शक किया है। अगर आपको सुमन पर भरोसा नहीं है तो मैं उसको लेकर शहर चला जाऊँगा, आप आराम से रहिएगा। सुमन के ससुर ने भी बोला कि तुमको सुमन पर शक नहीं करना चाहिए।
सुमन के ससुर ने कहा, क्या तुमने कभी भी सुमन को कुछ भी चोरी करते हुए देखा है? तो सुमन की सास ने कहा, नहीं। सुमन के ससुर ने बोला, तो फिर तुम क्यों शक करती हो? अपना शक करने की आदत छोड़ दो, वरना तुम अपने हंसते खेलते परिवार को खो दोगी। सुमन का पति बोला, मैं सुमन को लेकर कल ही शहर चला जाऊंगा। अगले दिन सुमन का पति सुमन को लेकर शहर जाने लगा तो उसकी सास ने उन्हें रोक लिया और कहा कि अब मैं शक नहीं करूंगी, तुम लोग मत जाओ। सुमन की सास अपने बेटे को अपने से दूर जाता हुआ नहीं देख सकती थी, उन्हें जाने नहीं दिया, क्योंकि सुमन की सास अपने बेटे से बहुत प्यार करती थी और उनके पड़ोसियों ने भी देख लिया था कि गलती उन्हीं की है। शिक्षा: हमें किसी पे भी बेवजह शक नहीं करना चाहिए। दोस्तों, आशा करती हूँ आपको ये कहानी बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ एक लाइक और एक कमेंट करना ना भूलें। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे, और हो सके तो इसे अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव।